हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 11th के अंदर हम लेने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है विद्युत चुम्बकीय विकिरण की प्रकृति। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने कहा था जो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है, उस सिद्धांत के बाद हम कण की प्रकृति के बारे में बात करेंगे। और कणों की प्रकृति को समझने से पहले हम लेते हैं विद्युत चुम्बकीय विकिरण की प्रकृति। ये जो सिद्धांत दिया गया है दोस्तों, ये सिद्धांत मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था। और मैक्सवेल ने ये कहा, ध्यान से सुनिएगा, कि जब हम आवेशित कण जो होते हैं उन आवेशित कणों को जब त्वरित करते हैं, तो आवेशित कण कौन से हैं? प्लस और माइनस होते हैं। अब उन कणों को जब त्वरित किया जाता है तो त्वरित करने के दौरान उनके मार्ग के अंदर क्या होता है ना, एकांतर क्रम में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र ऑटोमेटिकली क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। और जब विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ना, तो ये आपस में संचरित होकर, मतलब ये क्या होता है, दोनों एक साथ मिल जाते हैं और मिलकर विद्युत चुंबकीय विकिरण का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ये किसने कहा था? ये कहा था अपने मैक्सवेल ने। तो हम इसकी लैंग्वेज लिख देते हैं। देखो क्या कहता है ये, कि मैक्सवेल के अनुसार जब आवेशित कणों को त्वरित किया जाए तो जब आवेशित कणों को क्या किया जाए, त्वरित किया जाए, तो इसके एकांतर क्रम में विद्युत और कौन सा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो संचरित होकर इसका तरंग के रूप में विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण का क्या करता है, निर्माण करता है। अब देखो क्या कह रहा है ये कह रहा है मैक्सवेल के आवेशित कणों को त्वरित किया जाए। देखो तरंग कभी भी चलती है ना, तो एक संचरण, उसकी दिशा होती है, उस दिशा के अनुरूप चलती है। अब यहां पर हम देख रहे हैं ये संचरण की दिशा है, और इस संचरण की दिशा में मैंने इसमें दो अलग अलग कलर से आपको बताया। एक ब्लू कलर से जो चल रही है तरंग, इसको बताया चुंबकीय क्षेत्र के घटक के रूप में। और जो रेड डॉट लाइन के द्वारा अपन बता रहे हैं, रेड डॉट लाइन के द्वारा, वो कौन सा है, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो अब ये दोनों एक साथ जब चलती है, अब देखो दोनों एकांतर क्रम में, मतलब पहले यहां से ये शुरू हुई, फिर ये इधर से यूं चलती है, एक साथ नहीं हुई। ठीक है ना, तो ये एकांतर क्रम में जब चलती है तो ये किसके रूप में चलती है, विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरह चलेगी। ठीक है ना, तो ये मैक्सवेल का सिद्धांत है। ये कहता है विकिरण प्रकृति, विकिरण मतलब आवेशित कणों का विकिरण के रूप में आगे संचरण होना, यही कहलाता है विद्युत चुंबकीय विकिरण। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही नोट करना है। अब इसको नोट कैसे करोगे, पहले हेडिंग लगा दो, फिर ये दोनों अलग अलग, ध्यान रखिएगा किताब के अंदर या तो यूं दिया है, आपकी किताब में यूं, इसको क्या है, डार्क लाइन से बताया। डार्क लाइन से कैसे, जैसे ये है ना ब्लू, तो ब्लू को बताया है यूं, ऐसे अंदर लाइन कर देना तो पता चलेगा एक ये है, और रेड के अंदर है तो रेड के अंदर आप इसको यूं बता देते, ये यूं, इस तरीके से, तो हमें पता चल जाता है कि विद्युत चुंबक, ये विद्युत क्षेत्र कौन सा है और चुंबकीय क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, तो अब आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम इसी से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं लेते हैं। इन परिभाषाओं में सबसे पहली परिभाषा जो आती है वो है, देखिए कौन सी है, सबसे पहली परिभाषा है अपने तरंग। क्या होता है तरंग के रूप में, तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं?
देखो परिभाषाएं, इन परिभाषाओं में पहली परिभाषा हम लेते हैं, वो है तरंग दैर्ध्य, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं किसके द्वारा, लैम्डा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखो कोई भी तरंग कैसे उत्पन्न होती है, आप देखो क्या करना है, आपको एक रस्सी लेनी है और उस रस्सी को जो दरवाजा है, दरवाजे की कड़ी से बांध दो, एक सिरा उसका, और दूसरा सिरा हाथ में रखकर, और आप देखते हो यूं करके यूं अपन जोर से झटका मारते हैं तो उस रस्सी के अंदर यूं तरंग बनती है ना, तरंग इस तरह से होती है। अब यहां तरंग दैर्ध्य कहते किसे हैं, हम तरंग दैर्ध्य को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, तो देखिए आप कि कोई भी किसी तरंग के दो क्रमागत श्रृंग, या जिसे क्या कहते हैं गर्त, या अपन कहते हैं शीर्षों के मध्य की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। अब ये चीज आ रही है कि दो, अब जैसे अपन ने अभी तरंग बनाई थी, देखो ये तरंग है, तरंग कैसे चलती है, यूं, है ना, ये संचरण की दिशा है। अब ये जो भाग देख रहे हो ना आप, ये क्या है, शीर्ष है, कौन सा भाग है, शीर्ष, और ये क्या है, इसका गर्त भाग। तो ये तरंग चलती है इस दिशा में। तो यहां हम परिभाषा ये ले रहे हैं कि दो क्रमागत श्रृंग, यानी इन गर्तों के बीच की दूरी, या दो क्रमागत शीर्षों के बीच की दूरी जो होती है, उस दूरी को ही हम किसके रूप में, तरंग दैर्ध्य के रूप में क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब हमें इसे कह रहे हैं लैम्डा के रूप में प्रदर्शित करना। तो यहां से यहां तक की दूरी, देखो ये एक, ये दो, ये लैम्डा हो सकती है, या यहां से यहां तक की दूरी, इसको भी अपन किसके द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, लैम्डा। अब दूरी है तो दूरी को किसके रूप में लेते हैं हम, लंबाई, है ना। अब लंबाई के रूप में जो अपन लेते हैं, तो इसको तरंग दैर्ध्य को जो अपन मापते हैं, तो तरंग दैर्ध्य को एक तो मापा जाता है किसके रूप में, एंगस्ट्रॉम के रूप में। किसके रूप में, एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम के रूप में दूसरा हम लेते हैं किसके अंदर साहब, सेंटीमीटर के अंदर, और एक इसके अंदर लेते हैं किसमें, मीटर के रूप में। तो सेंटीमीटर और मीटर के रूप में एंगस्ट्रॉम सेंटीमीटर और मीटर के अंदर दिया जाता है। अब इसमें एक मान ध्यान रखिएगा कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -8 सेंटीमीटर के, ठीक है, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर। ये मापन है ना, जो अपन ने, मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि तरंग, ये जो अपन ने हाइजेनबर्ग वाला सवाल किया था, उसमें एंगस्ट्रॉम दिया हुआ था, उस एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदला था हमने मान को, तो वो 10 की घात -10 के रूप में इसे क्या कर सकते हैं, अपन प्रदर्शित कर सकते हैं। तो तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या होगा कि आप एक तरंग बनाइए और उस तरंग के अंदर जो ये उभरा हुआ भाग है ऊपर की तरफ, जिसे क्या कहते हैं शीर्ष, और ये नीचे वाला भाग होता है जिसे क्या कहते हैं गर्त। दो क्रमागत शीर्ष के बीच की दूरी या दो क्रमागत गर्त के बीच की दूरी जो होती है, उसको ही अपन क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट कर दो पहले। ओके, अब यहां हम इसकी सेकंड परिभाषा लेते हैं, और वो परिभाषा है आवृत्ति की। अब जो छोटी क्लासों में या फिजिक्स के अंदर अपन आवृत्ति की बात करते हैं, आवृत्ति क्या होती है कि हम कहते हैं कि भाई 1 सेकंड के अंदर कितने, वो सरल लोलक कितनी बार यूं क्या करता है, दोलन करता है, तो उस दोलन की संख्या को आवृत्ति के रूप में दर्शाया जाता है। आपने पढ़ा है फिजिक्स के अंदर। अब यहां हम जो आवृत्ति ले रहे हैं वो तरंग के ऊपर ले रहे हैं, तरंग जो है ना, उन तरंग के रूप में लिया जाता है। चलो अपन लेते हैं इसको,
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए अब देखिए दूसरी परिभाषा आती है आवृत्ति की। तो आवृत्ति के लिए आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति को प्रदर्शित किया जाता है म्यू के द्वारा। इसको क्या बोलते हैं अपन? म्यू कहते हैं। अब आवृत्ति क्या है कि एक सेकंड में एक निश्चित बिंदु से, देखो एक सेकंड में एक निश्चित बिंदु से निकलने वाली तरंगों की संख्या, तरंगों की संख्या को क्या कहते हैं अपन? आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। और इसका मात्रक आप जानते हो, HZ, जिसे अपन क्या कहते हैं? हर्ट्ज। क्या बोलते हैं सब? हर्ट्ज के रूप में लिखा जाता है। इसका जो मात्रक है, मतलब देखो सब परिभाषा एक दूसरे से रिलेटेड है। पहले हमने विकिरण पढ़ा, प्रकृति, फिर हमने तरंग दैर्ध्य पढ़ी, फिर तरंग दैर्ध्य से जो अपन ने तरंग बनाई तो तरंगों की संख्या, वहां विद्युत चुंबकीय विकिरण है, यहाँ ये सामान्य तरंग जो होती है ना, उस तरंग को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब इसमें एक संबंध दिया है कि C बराबर म्यू इंटू लैम्डा। ये संबंध आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इसी संबंध से एक सवाल मैं आपको इसमें बताऊंगा। C प्रकाश का वेग, म्यू क्या होता है? आवृत्ति, और लैम्डा क्या होती है? तरंग दैर्ध्य। तो ये जो समीकरण है, ये समीकरण कौन सा कहता है? तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में संबंध को दर्शाता है। तरंग दैर्ध्य और किसको? आवृत्ति में संबंध को दर्शाता है। इसका मान जानते हो आप? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश का जो वेग है, इसको इस प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर दीजिएगा। ओके, तो आज अभी अपन इतना ही ले रहे हैं यहाँ पर कि तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति क्या होती है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे तरंग संख्या, फिर अपन इन सब का एक साथ एक सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।